सितंबर का दूसरा दिन था। लाहौर के महाज पर आगे वाली तमाम कंपनियां पीछे हट आई थीं, लेकिन रावलपिंडी के रहने वाले बलोच रेजिमेंट के एक हवालदार ने अपनी प्लाटून को नहर से आगे ही रहने दिया। अफसोस उसका नाम याद नहीं। उसने दुश्मन के किसी अफसर की घड़ी बांध रखी थी। इससे जाहिर होता था कि वो पहली झड़प में दुश्मन के किस कदर करीब गया था। जब उसे कहा गया कि अपनी प्लाटून को नहर के उस किनारे से हटा लाओ तो उसने वायरलेस पर जवाब दिया, मुझे आगे ही रहने दो, मैं यहाँ स्क्रीन का काम करूँगा। दुश्मन आया तो पीछे इत्तला कर दूंगा। ये तो उसका सरकारी जवाब था। उसका जाती जज्बा कुछ और था। उसने अपने साथियों से कहा, मेरे जीते जी इंडियन आर्मी लाहौर की तरफ एडवांस नहीं करेगी। भारतीय मेरी लाश पर से गुजर कर आगे जाएंगे। मैं नहर से आगे शहीद होना चाहता हूँ। उसे आगे ही रहने दिया गया। 6, 7 और 8 सितंबर तक इस हवालदार ने अपने जवानों समेत आंख भी न झपकी और कबल अज़ वक्त दुश्मन की नक्लो हरकत की खबरें पीछे भेजता रहा। 8 सितंबर के रोज वो नहर से आगे ही शहीद हो गया, लेकिन दुश्मन उसकी लाश पर से न गुजर सका। जब उसकी लाश पीछे लाई गई तो बलोच रेजिमेंट के कैप्टन मसूद ने लाश के मुंह पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुरा कर पूछा, क्यों शेरा, दिल की मुराद पाली तूने? रात के पिछले पहर दुश्मन का तोपखाना जरा सी देर के लिए खामोश हुआ। 7 सितंबर की सुबह तुलू होते ही फिर शदीद गोलाबारी शुरू हो गई। उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका बम्बार तैयारों का स्क्वाडन आ गया और अगले मोर्चों पर रॉकेट और मशीन गन फायरिंग करने लगे। पाक फजाइया के शहबाज इत्तला मिलते ही पहुंच गए। उन्होंने और तैयारा शिकन तोपचियों ने भारतीय हवाबाजों को बेबस करके भगा दिया। इस गोलाबारी और हवाई हमले की आड़ में भैनी और रावी साइफन के दरमियानी इलाके में भारत का एक ब्रिगेड भैनी पर हमले के लिए जमा हो रहा था। बलोच रेजिमेंट के कैप्टन मसूद और 16 पंजाब रेजिमेंट के मेजर मुबारक अली शहीद की कंपनियां पहलू बपहलू मोर्चाबंद थीं। उन्होंने दुश्मन के ब्रिगेड को मरकूज न होने दिया। गोलाबारी के गर्दो गुबार में कुछ नजर न आता था। दिफाई लाइन में एक जगह शिगाफ था। चंद एक भारतीय सिपाही इस शिगाफ से गुजरकर बीआरबी में कूद गए और तैर कर नहर पार कर आए। ये रजाकार थे और इंडियन आर्मी के यही चंद एक सूरमे थे जिन्हें बीआरबी पार करने की सआदत नसीब हुई और यही सआदत उनकी मौत का बायस बनी। लेकिन ये इत्तला मुसद्दिका नहीं। मालूम हुआ था कि सिर्फ एक भारतीय सिपाही ने बीआरबी नहर तैर कर पार की थी और ये सिपाही मुसलमान था। इस शिगाफ को पुर करने के लिए 16 पंजाब रेजिमेंट के बी कमांडर मेजर नजीर गुल ने अपनी कंपनी और चंद एक टैंकों की मदद से दुश्मन पर जवाबी हमला कर दिया और नहर से आगे जाकर दुश्मन को जानी नुकसान पहुंचाया और उसे पसपा करके अपने मोर्चे इस अंदाज से मुस्तहकम कर लिए कि बीआरबी का अगला किनारा अपने कब्जे में ले लिया। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात तक दुश्मन का मेन अटैक नाकाम हो चुका था। अब बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता था कि जनरल चौधरी का प्लान तबाह हो चुका है। चुनाचे फैसला किया गया कि नहर से आगे पोजीशन ली जाए ताकि जंग नहर पर न रहे। दुश्मन को इस हद तक उखाड़ दिया गया था कि वो बड़े पैमाने पर रीग्रुपिंग कर रहा था और उसकी कोई पोजीशन मजबूत नहीं थी। जरूरत इस अमर की थी कि दुश्मन के आसाबी मरकज पर वार किया जाए। नफरी के तनासब को देखते हुए अमलन ये फैसला मुमकिन नहीं था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के सिवा कोई चारा कार न था। जंग लाहौर की दहलीज पर हो रही थी। जरा सी लग़ज़िश, हल्की सी कोताही और एक लम्हे की सुस्ती पाकिस्तान के आसाबी मरकज को दुश्मन के हवाले कर सकती थी। जवाबी हमले के फैसले को जवानों के जज्बे ने बहुत तक़वियत दी। उनके नारे और जोश खरोश बता रहे थे कि वो सिर्फ दिफा में नहीं लड़ना चाहते, वो जवाबी हमले के लिए बेताब थे। अब नारा तकबीर के साथ मोर्चों से एक और नारा गरजा, दिल्ली पहुँचो, और एक जवान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, शास्त्री के घर तक पहुँचो। हालांकि नफरी की कमी के अलावा उनकी जिस्मानी हालत हमले के काबिल नहीं थी। वो जख्मी भी हुए थे, शदीद जख्मी भी और शहीद भी हुए थे। नफरी और कम हो गई थी और ये कलील नफरी थक चुकी थी, लेकिन जवानों की रूहें तरोताजा थीं। उस रात दोनों तरफ के तोपखाने गोलाबारी करते रहे और दुश्मन डिवीजन रीग्रुपिंग में मसरूफ था। जनरल सरफराज खान ने फैसला किया कि दुश्मन को रीग्रुपिंग की मोहलत न दी जाए और जो कुछ पास पल्ले है उससे हमला कर दिया जाए। लाहौर की रानियां दुश्मन को मरकूज नहीं होने दे रही थीं। ओपी निहायत जचे तुले फायर ऑर्डर दे रहे थे। लाहौर शहर अपनी तोपों के धमाके से हिल रहा था और दुश्मन के डिवीजनों का सत्यानाश हो रहा था। इस जवाबी हमले का फैसला तारीखी अहमियत का हामिल है। ये कहना
غلط نہیں کہ اس قدر کم نفری سے اس قدر طاقتور دشمن پر حملے کی مثال جنگوں کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسا فیصلہ بدر کے میدان میں کیا گیا تھا، جہاں 313 1000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ 8 ستمبر کی سحر لاہور کے سرحدی میدان میں غازیان پاک نے اس فیصلے کو دہرایا، جہاں چند ایک پیادہ کمپنیوں کو 15-16 بوسیدہ ٹینکوں کی مدد سے پورے ڈویژن اور ٹینک ریجمنٹ کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے میدان میں اتارا گیا۔ بریگیڈیئر عبدالقیوم شیر کو یہ کٹھن فرض سونپا گیا کہ وہ راوی سائفن سے BRB پار کر کے جنوب کی طرف پیش قدمی کریں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہگا چیک پوسٹ کے قریب سڑک کو کٹ کریں۔ ان کے ساتھ ٹینکوں کے 2 پورے اسکواڈرن بھی نہیں تھے، جو بٹالین ساتھ تھی اس کی بھی 1 کمپنی کم تھی۔ اس بریگیڈ کو راستے میں ختم کرنے کے لیے بھسین کے علاقے میں دشمن کی پوزیشنیں تھیں اور بائیں طرف سرحد کے ساتھ دشمن کے بریگیڈ موجود تھے۔ بریگیڈیئر آفتاب احمد کو یہ مہم دی گئی کہ وہ بریگیڈیئر قیوم شیر کے پہلوؤں کی حفاظت کے لیے بھسین کے بائیں والے دشمن پر حملہ کریں اور اسے تباہ کر کے سرحدی چوکیوں رانی، توتی اور شمشیر پر حملہ کریں تاکہ ادھر سے دشمن سر نہ اٹھا سکے۔ نہر کے تمام پل اڑائے جا چکے تھے، صرف راوی سائفن تھا جہاں سے نہر کو پار کیا جا سکتا تھا، لیکن بلندی کی وجہ سے وہاں سے گزرنا پرخطر تھا۔ تمام علاقہ اور گزرنے کا راستہ دشمن کے توپ خانے کی نظر اور زد میں تھا۔ ٹینکوں کو بھی وہاں سے گزرنا تھا، لیکن سامنے کا علاقہ دلدل اور چھوٹی چھوٹی جھیلوں سے اٹا ہوا تھا۔ ہاتھی گھاس کا جنگل دشواریوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس طرح اپنے حملہ آور دستوں کو بیک وقت 2 مار کے لڑنے تھے، ایک ان دشواریوں کے خلاف اور دوسرا دشمن کے خلاف۔ جوابی حملے کے ہراول میں 16 پنجاب ریجمنٹ کی B کمپنی تھی، جس کی کمان میجر نذیر گل کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ٹینکوں کے 2 ٹروپ اور بلوچ ریجمنٹ تھی اور قیادت بریگیڈیئر آفتاب احمد کر رہے تھے۔ سائفن کی طرف سے توپ خانے کا فائر دشمن پر مرکوز کروایا گیا اور اوپر سے پاک فضائیہ کے طیاروں کا کور حاصل کیا گیا۔ دشمن کی جوابی گولہ باری آ رہی تھی۔ اس گولہ باری میں ایک ٹینک اور ایک جوان سائفن سے گزرا۔ بریگیڈیئر آفتاب احمد 16 پنجاب ریجمنٹ کے بٹالین کمانڈر کرنل گولوالا اور بلوچ ریجمنٹ کے بٹالین کمانڈر کرنل تصدق حسین سائفن پر موجود تھے۔ اپنے کمانڈروں کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر جوانوں کے حوصلے کو تقویت مل رہی تھی۔ اس مختصر سی فورس کے سامنے بھارت کی مشہور فوجی چوکیاں شمشیر اور رانی تھیں، جہاں دشمن کا نمبر 69 بریگیڈ تیار کھڑا تھا۔ میجر نذیر گل نے ٹینکوں کے صرف 2 ٹروپوں کی مدد سے رانی پر نہایت تیز حملہ کیا۔ بلوچ ریجمنٹ کی ایک کمپنی نے شمشیر پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ دونوں کمپنی کمانڈروں نے اس بے جگری سے اتنی بڑی قوت سے مار کا لڑا کہ بدر کی یاد تازہ کر دی۔ بھارتی بریگیڈ نمبر 69 کا بریگیڈیئر کمانڈر نہایت غیر فوجی انداز سے بھاگ اٹھا۔ فائر بندی کے بعد مصدقہ اطلاع ملی تھی کہ اس بریگیڈیئر کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور اسے سزا کے طور پر فوج سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ رانی پر قبضے کے دوران 16 پنجاب ریجمنٹ کی B کمپنی کے نائک شیر بادشاہ اور محمد اقبال شہید ہوئے۔ محمد اقبال ضلع لائل پور کا رہنے والا جوان سال سپاہی تھا۔ وہ اور شیر بادشاہ ایک ہی جیپ میں تھے جس میں RR یعنی ٹینک شکن گن لگی ہوئی تھی۔ شیر بادشاہ اور محمد اقبال جیپ کو کمپنی کے پیچھے پیچھے لے جا رہے تھے، کیونکہ دشمن کے ٹینک ابھی سامنے نہیں آئے تھے۔ جب دشمن نے رانی پوسٹ کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو پیادہ سپاہیوں کے مقابلے کے لیے ٹینکوں کو سامنے لے آیا۔ میجر نذیر احمد گل نے نائک شیر بادشاہ اور سپاہی محمد اقبال کو RR جیپ آگے لانے کو کہا۔ شیر بادشاہ نے حکم ملتے ہی جیپ کو تیزی سے آگے بڑھایا اور RR سے ایک گولہ فائر کر کے دشمن کے ایک ٹینک کو تباہ کر دیا، پھر دوسرا گولہ فائر کر کے ایک اور ٹینک کو بیکار کر دیا۔ وہ جوش میں آ کر اور آگے بڑھ گیا۔ دشمن کا ایک اور ٹینک دور پیچھے کھڑا تھا۔ اس ٹینک نے ایسا گولہ فائر کیا جو نائک شیر بادشاہ کی جیپ میں آ کر لگا۔ اس سے شیر بادشاہ بھی اور اس کا ساتھی سپاہی محمد اقبال بھی شہید ہو گئے۔ نائک شیر بادشاہ کوہاٹ کا رہنے والا خٹک پٹھان تھا۔ برسوں پہلے جب وہ سپاہی تھا تو اس کی ترقی کی باری آئی۔ کمپنی کمانڈر نے کمپنی کے صوبیدار چنار گل سے اس کے متعلق رپورٹ مانگی تو چنار گل نے یہ رپورٹ دی: یہ جوان ہر حکم کو اس طرح مانے گا کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دے گا، اور اگر دشمن سے جھڑپ ہو گئی تو آگے ہی جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شیر بادشاہ نے صوبیدار کی پیشین گوئی پوری کر دکھائی۔ بلوچ ریجمنٹ کی کمپنی نے شمشیر پوسٹ پر قبضہ کر لیا اور 16 پنجاب ریجمنٹ کی B کمپنی نے رانی پوسٹ لے لی۔ گویا اپنے دستے دشمن کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف بریگیڈیئر قیوم شیر جنگ کے انتہائی پرخطر مہم سر کرنے چل پڑے تھے۔ ان کے ساتھ بھی پلٹنے نہیں بلکہ کمپنیاں تھیں اور 2 ٹینک اسکواڈن تھے جن کی قیادت میجر نذر حسین اور میجر سرور شہید کر رہے تھے۔ ساتھ رسالدار غلام علی شہید
शहीद थे। ब्रिगेडियर कय्यूम शेर के सामने 14 मील की ऐसी मुसाफत थी जहां दोनों तरफ दुश्मन मौजूद था और टैंकों को तबाह करने के लिए ढके छुपे रॉकेट लॉन्चर, आर गन्ने और टैंक थे। ये लम्हात सिर्फ ब्रिगेडियर कय्यूम शेर और ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के लिए नाजुक तरीन लम्हात थे। मेजर जनरल सरफराज खान के आसाब पर जंग के तमाम अरसे में इस कदर बोझ कभी नहीं पड़ा था जितना इस हमले के दौरान पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के नाम पर सैकड़ों माओं के सजीले बेटे बाजी पर लगा दिए थे। दो लाजिम और मलजूम खतरे सामने नजर आ रहे थे। अगर ये जवान जानों के नजराने देकर भी बाजी हार जाते तो लाहौर के दिफाई दस्तों के लिए बहुत ही दुश्वारी पैदा हो जाती। लेकिन जनरल सरफराज खान कहते हैं, मुझे अपने खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल भरोसे के अलावा अपने अफसरों की जांबाजाना क़यादत, जंगी सलाहियत और जवानों के जज्बा सरफरोशी और जंगी डिसिप्लिन पर इस कदर एतमाद था कि मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं ये बाजी जीत लूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। मेरे अफसरों और जवानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं इस हमले के शहीदों को अकीदत भरा सलाम करता हूँ। ब्रिगेडियर कय्यूम शेर वाहगा की समत पेशकदमी कर रहे थे कि भसीन के इलाके में दुश्मन से तसादुम हो गया। खदशा पैदा होने लगा कि ब्रिगेडियर कय्यूम शेर का मिशन रास्ते में तबाह हो जाएगा। लेकिन ब्रिगेडियर आफ्ताब अहमद के साथ बलोच रेजिमेंट की जो एक कंपनी थी उसने दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। ऐनी शाहिदों का बयान है कि ये हमला इस कदर तेज और शदीद था कि दुश्मन पर दहशत तारी हो गई। भारतीय कमांडरों को तवक्को ही न थी कि पाक फौज का सिपाही मुल्क मिल्लत की खातिर इस हद तक भी दीवाना हो सकता है। उधर भैनी के करीब दुश्मन ने हमारे बढ़ते हुए टैंकों को रोक लिया। रिसालदार गुलाम अली शहीद ने अपना टैंक पोजीशन से निकाला और ताक कर गोले फायर करता दुश्मन की पोजीशनों में घुस गया। उसने दुश्मन के मुताद्दिद टैंक तबाह करके रास्ता साफ कर लिया, लेकिन उसका अपना एक टैंक हिट हो गया और जलने लगा। गुलाम अली टैंक से कूद आया, घूम के देखा तो उसका कोई और जवान टैंक से नहीं निकल सका था। गुलाम अली ने शायद गवारा न किया कि उसके जिन साथियों ने उसका यहाँ तक साथ दिया था उन्हें वो जलते टैंक में छोड़ दे। मौत की राह में भी साथ निभाने के लिए गुलाम अली जलते टैंक में कूद गया और क्रू को बचाते हुए शहीद हो गया। उन्हें किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया, उन्हें वहीं दफन किया गया जहां वो शहीद हुए थे। BRB के भैनी वाले पुल के करीब नहर के उधर वाले किनारे पर इन शहीदों की पुख्ता कब्रें हैं। बसीन के इलाके में दुश्मन ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन पाकिस्तानियों की बेजिगरी के सामने ज्यादा देर जम न सका और बेअंदाज लाशें और असलहा छोड़कर सरहद से निकल गया। बसीन के गांव के करीब 4 भारतीय जीपें खड़ी थीं। जाके देखा तो एक जीप भारतीय जनरल निरंजन प्रसाद की थी, जिसमें से जंगी अहमियत के कागजात बरामद हुए। ये भारतीयों का टैक्टिकल डिवीजन हेडक्वार्टर था। इधर से डिवीजन कमांडर भाग गया, उधर रानी और शमशीर पोस्ट से ब्रिगेडियर कमांडर भाग गया। तसव्वुर किया जा सकता है कि भारतीय सिपाही मरकजियत बिखर जाने से किस तरह बौखला कर भागे और मरे होंगे। वाहगा से भैनी तक का मैदान भारतीय लाशों से भर गया था। ब्रिगेडियर कय्यूम शेर के जांबाज दस्तों ने वाहगा रोड को कट कर लिया। शुमाल में बलोच रेजिमेंट की कंपनियों ने दुश्मन का मंच और कुक्कड़ तक ताकुब किया, जो दुश्मन की सरहद के अंदर था। इस तरह न सिर्फ नहर के आगे के इलाके से दुश्मन को निकाल लिया गया था, बल्कि दुश्मन के बहुत से इलाके पर भी कब्जा कर लिया गया।